दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें सबसे पहले हम शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति खंड के अंतर्गत शिक्षण अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम शिक्षण का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, शिक्षण की आवश्यकताएं, शिक्षण की विधियां और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को कवर करेंगे। दोस्तों अध्याय को पढ़ने के क्रम में हम परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रेखांकित करते चलेंगे ताकि आप उन पर विशेष फोकस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति खंड के अंतर्गत शिक्षण अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं शिक्षण का अर्थ क्या है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, शिक्षण जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। इसका तात्पर्य होता है सीखना। दोस्तों शिक्षण जो है एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यानी किसी विषय सामग्री को माध्यम बनाकर अध्यापक और छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को शिक्षण कहते हैं। अगर शिक्षण की सामान्य परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि शिक्षण अंग्रेजी भाषा के टीचिंग का हिंदी पर्याय है। ये एक त्रिआयामी प्रक्रिया है और किसी विषय सामग्री को माध्यम बनाकर टीचर यानी अध्यापक, छात्र यानी स्टूडेंट के बीच जो विचारों का आदान प्रदान या अंतःक्रिया होती है उसे हम शिक्षण कहते हैं। दोस्तों शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों और मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। और किसी भी देश में जैसी शासन प्रणाली, सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां होंगी वहाँ वैसी ही शिक्षण प्रक्रिया होगी। आइए इस चार्ट के माध्यम से शिक्षण को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए शिक्षण जो है ये अंग्रेजी भाषा के टीचिंग का हिंदी पर्याय है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। आप जान लीजिए शिक्षण का अर्थ जो है ये आप जान लीजिए दोस्तों, शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना और उत्साहित करना है। अगर हम शिक्षण के चरों की बात करें तो ये इसमें 3 प्रकार के चर हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। और आप जान लीजिए शिक्षण के कार्य क्या क्या हैं। तो शिक्षण के कार्यों में निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन संबंधी कार्य प्रमुख हैं। तो ये था शिक्षण को बहुत ही आसानी से इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोस्तों शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाओं को जानना जरूरी है। शिक्षण शब्दकोश या शिक्षण के इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण यानी टीचिंग कहते हैं। और वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सीखने में या प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके अलावा द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना और उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों यहाँ से जो आपके परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है क्या? तो अभिप्रेरित शिक्षण वो है जब छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग क्या होता है? तो ये है निरूपण यानी डिमॉन्स्ट्रेशन। ये शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है। अधिगम यानी लर्निंग का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए व्यवहार में संशोधन। दोस्तों ये लर्निंग का सबसे उपयुक्त अर्थ है। एक कार्यशाला या वर्कशॉप क्या होती है? तो आप जान लीजिए एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। अगला प्रश्न है, शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण क्या होता है? तो तदनुभूति। दोस्तों ये महत्वपूर्ण होता है शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि क्या है? तो ये है मिश्रित अध्ययन। और शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसे देखकर सभी छात्र चीज़ों को आसानी से सीख सकें। शिक्षण की परिभाषाओं में आइए जानते हैं दोस्तों। H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। एक विचारक हैं गेज, वो कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। रायंस या रेयांस का कहना है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विचारक हैं स्किनर, ये कहते हैं शिक्षण जो है कंटीजेंसीज का क्रम है, यानी शिक्षण पुनर्बलन का क्रम होता है। स्मिथ का मानना है कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। बर्टन कहते हैं कि शिक्षण को अधिगम के लिए उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन और दिशाबोध कहा जाता है, और बैन इसे प्रशिक्षण कहते हैं। इसी प्रकार रायबर्न के अनुसार शिक्षण ऐसा संबंध है जो छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। शिक्षण के अर्थ और परिभाषा के बाद आइए जानते हैं नेचर ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की प्रकृति क्या है। दोस्तों, शिक्षण की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है। आप जान लीजिए, शिक्षण का प्रस्तुतिकरण वाला पक्ष कला है, जिसमें अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण कौशलों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि विषय सामग्री छात्रों को अच्छी तरह से बोध हो जाए, उन्हें जानकारी हो जाए और अन्य शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। शिक्षण नियोजन तथा मूल्यांकन क्रियाओं की प्रकृति वैज्ञानिक अधिक है, जबकि शिक्षण की प्रक्रिया का पक्ष कलात्मक है। शिक्षण कार्य नीरस न हो जाए, इसके लिए मनोरंजन और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों का भी पुट दिया जाता है, ताकि बच्चे आसानी से खेल खेल में इसे समझ सकें। दोस्तों, शिक्षण के प्रकृति के अंतर्गत आप जान लीजिए कि शिक्षण सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति तक चलती रहती है। इसके 3 पक्ष हैं, क्रिया, शिक्षण और मूल्यांकन। हमने पहले ही पढ़ा है दोस्तों कि शिक्षण जो है एक आयामी नहीं, बल्कि ये एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ब्लूम एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि शिक्षण के 3 पक्ष हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण एक सोद्देश्य यानी उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। और दोस्तों, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है, और इसमें वे सभी क्रियाएं और प्रयास आते हैं जो कि सीखने यानी लर्निंग में मदद करते हैं। इसे प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रक्रिया माना गया है, और छात्र और अध्यापक परस्पर दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसके अलावा शिक्षण मानव सभ्यता के विकास के साथ इसकी प्रक्रिया भी जटिल होती गई है। शिक्षण का स्वरूप भी धीरे धीरे बदलता गया। प्रारंभ का शिक्षण व्यवसाय से आज प्रोफेशन बन गया है। दोस्तों, विचारक हैं ग्रीन, 1964 से संबंधित हैं। इन्होंने शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया है। दोस्तों, ग्रीन ने शिक्षण प्रक्रिया में 4 विशिष्ट स्तर अनुकूलन यानी कंडीशनिंग, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, अनुदेशन और इंडो ट्रेनिंग कहा है। यानी इन चारों प्रत्ययों के अंतर बहुत स्पष्ट नहीं हैं। ये चारों स्तर इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ग्रीन का कथन भी है कि शिक्षण के स्वरूप को समझने के लिए शिक्षण के इन तत्वों को समझना अधिक उपयोगी है। जब हमें शिक्षण के इन तत्वों या स्तरों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, तब हम शिक्षण के सच्चे स्वरूप को समझ पाते हैं। मैकडोनाल्ड एक विचारक हैं, 1965 में इन्होंने शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच का प्रयोग किया है, और उसने समस्त प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया है: पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण और अधिगम। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं इसके बारे में। दोस्तों, उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है।
जो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। उद्देश्य शिक्षकों को पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और मूल्यांकन विधियों को उपयुक्त बनाने में सहायता करता है। शिक्षार्थियों को उनकी सीखने की रणनीतियों को पहचानने और लागू करने में मदद करता है। और शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य हैं आप जान सकते हैं कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में आप जान लीजिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें है कि शिक्षा का ज्ञान उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का ज्ञान उद्देश्य। इसके अलावा शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य आप जान लीजिए दोस्तों, शिक्षा के ज्ञान उद्देश्य के अलावा शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य है, शिक्षा का चारित्रिक उद्देश्य है, इसका सांस्कृतिक उद्देश्य और आध्यात्मिक और बौद्धिक उद्देश्य है। कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देख लेते हैं। गणित संबंधी विकार क्या कहलाता है? तो ये डिस्कैलकुलिया कहलाता है गणित संबंधी विकार। सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो ये है कल्पना। पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है? तो ये डिसलेक्सिया कहलाती है। लिखने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? तो डिसग्राफिया लिखने से संबंधित विकार है। वर्तनी संबंधी विकार डिसआर्थोग्राफिया है और श्रवण संबंधी विकार ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। इसके अलावा दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार जो है दोस्तों, ये इसे विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता डिस्फेसिया कहलाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं शिक्षण की विशेषताओं के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षण के मोटे तौर पे दो प्रमुख अंग हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाता है। शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है। शिक्षण का कार्य ज्ञान प्रदान करना है। इसके अलावा शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षण क्रियाशील बनाए रखता है। शिक्षण का अर्थ अधिगम और शिक्षण की समस्त क्रियाओं के संगठन से संबंधित है। शिक्षण छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। ये कला और विज्ञान दोनों है और शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं और इन क्रियाओं के फलस्वरूप शिक्षण और सिखाने वाली परिस्थितियों में संबंध स्थापित हो जाता है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता का औचित्य क्या है? तो ये है विद्यार्थियों के लर्निंग परिणामों को इष्टतम करना। अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित क्या है? तो जान लीजिए सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी नियोजन, उपचारात्मक, निदानात्मक और प्रतिपुष्टि, ये अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं किससे होती हैं? तो उतनी ही अधिक अपेक्षाएं शिक्षक से होती हैं शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाली बाधाओं के संबंध में। अगला प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक कौन है? तो जो शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है उसे अच्छा शिक्षक कहा जाता है। वह तत्व जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, तो शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ये शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ये कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का कथन है। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, ये भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है और शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है। कैसे? तो निदर्शन यानी प्रदर्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं के बाद शिक्षण की आवश्यकताओं को जानना जरूरी है कि शिक्षण की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं दी जाती हैं। अच्छे शिक्षण में व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छे शिक्षण के लिए प्रभावशाली नियोजन जरूरी होता है। अच्छे शिक्षण में छात्र क्रियाशील बने रहते हैं। अच्छा शिक्षण चुनी हुई बातों का ज्ञान प्रदान करता है। अच्छा शिक्षण जनतंत्री आदेशों पर आधारित होता है और अच्छा शिक्षण दया और सहानुभूतिपूर्ण होता है।
अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक होता है, आदेशात्मक नहीं। अच्छा शिक्षण छात्र और शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है और अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ये प्रगतिशील होता है और अच्छे शिक्षण में सभी कार्यों, शिक्षण विधियों और दशाओं का समावेश होता है। इसके अलावा दोस्तों अच्छा शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है, छात्रों को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है, निदानात्मक और उपचारात्मक होता है, वर्तमान और भावी तैयारी का महत्वपूर्ण साधन है और अच्छा शिक्षण बालक की प्रसुप्त और प्रछन्न योग्यताओं का विकास करता है। और आप जान लीजिए कि उत्तम शिक्षण में शिक्षक दार्शनिक, निर्देशक और मित्र के रूप में अपने कर्तव्य निभाता है। अच्छे शिक्षण में शिक्षक का कक्ष व्यवहार अप्रत्यक्ष अधिक और प्रत्यक्ष कम होता है। अच्छे शिक्षण में शिक्षण के व्यवहार में अस्थायित्व तथा स्पष्टता होती है और अच्छे शिक्षण में छात्र शिक्षक संबंध मधुर होते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध कौन रखता है? तो ये है NUEPA। दोस्तों NUEPA ये शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि जब शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है तो विद्यार्थी वास्तव में होता है, तो विद्यार्थी वास्तव में उस समय डिकोडर्स होते हैं। डिकोडर दोस्तों डिकोडर होता है विद्यार्थी जब शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है तो विद्यार्थी जो होता है उसको डिकोड करके ग्रहण करता है। कक्षा में शिक्षक तत्काल नियंत्रण रखता है किस पर? तो आप जान लीजिए स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियां और संदेश पर कक्षा में शिक्षक तत्काल नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पीत पत्रकारिता पद का संबंध किससे है? तो आप जान लीजिए पाठकों, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरक और अतिशयोक्तिपूर्ण पत्रकारिता ये पीत पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है, तो ये विकास है। दोस्तों शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है विकास के द्वारा। और रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण या तेजी लाना ये रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब आइए जानते हैं दोस्तों शिक्षण के चर यानी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षण के चर कौन कौन से हैं? तो आप जान लीजिए शिक्षण के 3 चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। सबसे पहले स्वतंत्र चर के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वो छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, यानी शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। दूसरा है आश्रित चर। तो आप जान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में छात्र यानी स्टूडेंट आश्रित चर के रूप में होते हैं, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। और तीसरा प्रमुख प्रकार है हस्तक्षेप चर यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां और शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं और ये सभी चर शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं। इनको ही हस्तक्षेप चर कहा जाता है। आइए इसे इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो शिक्षण के चर यानी वेरिएबल्स होते हैं शिक्षण के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्र चरों में देखिए शिक्षण के जो स्वतंत्र चर हैं ये विभाजन यानी जोड़ तोड़ पर आधारित होते हैं
और स्वतंत्र चर टाइप ई यानी स्वतंत्र चर और टाइप एस स्वतंत्र चर होते हैं। टाइप ई स्वतंत्र चर ये विभाजन और जोड़ तोड़ पर आधारित होते हैं। टाइप एस स्वतंत्र चर ये विभाजन चयन के आधार पर होते हैं। इसके अलावा आश्रित चर आप जानते हैं। फिर उसके अलावा मात्रात्मक चर जो कि सतत चर और असतत चर होते हैं। इसमें गुणात्मक चर, हस्तक्षेप चर, सक्रिय चर तथा गुण चर होते हैं। तो ये शिक्षण के चर वेरिएबल्स के बारे में आपने जाना, स्वतंत्र, आश्रित, हस्तक्षेप और उनकी प्रमुख जो अन्य विभाजन हैं उनके बारे में आपने जान लिया कि शिक्षण के चरों के प्रकार कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं सक्रिय चर के बारे में। तो सक्रिय चर या गुण चर कौन होते हैं? दोस्तों, प्रयोग या शोध के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ संभव हो पाता है उन्हें सक्रिय चर कहते हैं। गुण चर वो होते हैं जिसमें जोड़ तोड़ संभव न हो। गुणात्मक चर क्या हैं? तो दोस्तों, एक विचारक हैं डी एमेटो। डी एमेटो के शब्दों में गुणात्मक चर में वैसे चरों को रखा जाता है जिनमें ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है प्रजाति, धर्म, पेशा आदि। इसी तरह मात्रात्मक चर जो होता है, कोई भी चर जिसे मात्रा के संदर्भ में सुव्यवस्थित किया जा सकता है मात्रात्मक चर कहलाता है, जैसे आयु, बुद्धि आदि। और मात्रात्मक चर सतत और असतत चर दो प्रकार के होते हैं। अब जान लीजिए सतत चर कौन से हैं। दोस्तों, सतत चर का तात्पर्य उन चरों से होता है, उन वेरिएबल से होता है जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सकता है, जैसे प्रतिक्रिया, समय, आयु आदि। और असतत चर वैसे चर होते हैं जिन्हें सूक्ष्म मात्राओं में मापना संभव नहीं है और जिसमें एक तरह की स्पष्ट रिक्ति होती है, जैसे मकान में कमरों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या। तो ये असतत चर के उदाहरण हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, जो टीचिंग वेरिएबल्स हैं, शिक्षण चर, उनके कार्य कौन कौन से होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षण चरों के कौन कौन से कार्य होते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण तथा छात्र स्वतंत्र और आश्रित चर हस्तक्षेप चरों के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक क्रियाएं, उपचारात्मक यानी प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस और मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं यानी इवैल्यूएशन फंक्शंस शामिल होती हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण और छात्र यानी स्वतंत्र और आश्रित चर ये हस्तक्षेप चरों के माध्यम से निदानात्मक क्रियाएं भी करते हैं, उपचारात्मक क्रियाएं और मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं करते हैं। निदानात्मक कार्यों में शिक्षक यानी स्वतंत्र चर अधिक क्रियाशील रहता है। वह पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही विशेष ध्यान देता है और शिक्षक इस बात का निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है और क्या क्या आना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करना होता है और नया ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक 3 प्रकार के कार्य करता है। वो 3 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये कि शिक्षक इस बात का निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है और कहाँ कहाँ पर कठिनाई होती है। नैदानिक परीक्षाएं इसमें सहायक सिद्ध होती हैं। दूसरी बात यह कि पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके शिक्षण उसे इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करता है कि वह छात्रों के लिए बोधगम्य हो जाए। और तीसरा है शिक्षक छात्रों के निदान किए पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें नया ज्ञान प्रदान करता है। और देख लीजिए, शिक्षक, छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया में दोनों ही चर एक दूसरे का निदान करते हैं और अनुक्रिया के विषय में फैसला करते हैं। तो ये था शिक्षण चरों के महत्वपूर्ण कार्य। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि यानी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है तो विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। एक व्यक्ति जो शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता हो, ऐसा व्यक्ति होता है जब उसे विद्यार्थियों से आदर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर क्या आना चाहिए? तो उत्तर है विचार यानी आइडिया। कक्षा में जब कोई परस्पर संवाद होता है तो उससे विचार या आइडिया उभर कर आना चाहिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, टीचिंग यानी अध्यापन या शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? तो ये है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, ये अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य क्या होता है? तो उत्तर है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। ये अध्यापक के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए सर्वाधिक अनिवार्य गुण क्या है? तो उत्तर है उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए। ये शिक्षक का सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण गुण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है कैसे? तो सतत मूल्यांकन। दोस्तों, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन एक बार में नहीं बल्कि सतत मूल्यांकन करके किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्निष्ट करना है? तो दोस्तों, मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य ये विद्यार्थियों के मन में नैतिक मूल्यों को अंतर्विष्ट करना है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। और इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट की शिक्षण विधि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट की शिक्षण विधि को पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। और अगला है कि हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली के 5 पद कौन हैं? तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली के 5 पद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली प्रेरणा स्रोत है किसका? तो आधुनिक पाठ योजनाओं की प्रेरणा स्रोत है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली प्रेरणा स्रोत। तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली जो है ये आधुनिक पाठ योजनाओं की प्रेरणा स्रोत है। और देखिए, शिक्षा संबंधी फ्रोबेल के विचार संकलित हैं किस पुस्तक में? तो ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक में शिक्षा संबंधी फ्रोबेल नामक विचारक के विचार संकलित हैं। फ्रोबेल ने प्रतिपादित किया है कौन सा? तो खेल विधि का प्रतिपादन दोस्तों फ्रोबेल के द्वारा किया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? हम जान रहे हैं शिक्षण चरों के कार्य कौन कौन से हैं इनके बारे में। तो आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निदान या डायग्नोस्टिक के माध्यम से जो लक्षण, स्तर अथवा कमियां शिक्षक को मालूम होती हैं उन पर नियंत्रण रखने और उनका उपचार करने का कार्य भी शिक्षक का होता है। अच्छे शिक्षक को उपचार करने के लिए अनेक युक्तियों और विधियों का प्रयोग छात्रों की प्रकृति, पूर्व ज्ञान आदि को ध्यान में रखकर करते हैं। और उपचारात्मक कार्यों के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और छात्रों में वांछित परिवर्तन लाता है। जो उपचारात्मक क्रियाएं होती हैं उनके 2 प्रमुख तत्व होते हैं, कौन कौन से? एक तो शिक्षण कौशल का उपयोग करना और दूसरा पुनर्बनन या फीडबैक की समुचित व्यवस्था होना। इसके अलावा उपचारात्मक क्रियाओं में शिक्षक सक्रिय रूप से कार्य करता है, वो आवश्यकतानुसार छात्रों से भी कभी कभी सहायता लेता है। साथ ही साथ जो उपचारात्मक क्रियाओं में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले चरों में तालमेल बैठाकर उन्हें वांछित उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है और ये कार्य कक्षा के अंदर किया जाता है। मूल्यांकन, तो आप जान लीजिए मूल्यांकन दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों उपचारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता के विषय में जानना है। इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं। यानी अगर हम छात्रों में किन्हीं विशेष गुणों, किसी विशेष लर्निंग को प्रोत्साहित करते हैं तो उसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया जो है, मूल्यांकन बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि छात्रों में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसका ज्ञान हम दोस्तों मूल्यांकन के द्वारा ही कर सकते हैं। और यदि हुआ है तो किस सीमा तक हुआ है, इसकी भी जानकारी मूल्यांकन से ही हो सकती है। और मूल्यांकन उद्देश्यों पर निर्भर रहता है, ये शिक्षक को बताता है कि उसके द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं। मूल्यांकन के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की प्रविधियाँ यानी मेथड का प्रयोग करता है और परीक्षणों का निर्माण करता है। मूल्यांकन क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों में निम्नांकित चर
पूर्ण होते हैं। तो कौन कौन से मानदंड की रचना के चर, व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन और निदानात्मक चर, ये मूल्यांकन क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों में सबसे महत्वपूर्ण चर हैं। तो आपने जान लिया दोस्तों शिक्षण चरों के कार्यों के बारे में। आपने जाना कि शिक्षण चरों के कौन कौन से कार्य होते हैं। कुछ आइए परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अनेकता में एकता का सिद्धांत विशेषता थी किसकी? तो फ्रोबेल के सिद्धांत की विशेषता थी अनेकता में एकता। और शिक्षा संबंधी फ्रोबेल के विचार आप जानते हैं, एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक में वर्णित हैं और फ्रोबेल ने खेल विधि को जो है प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रोबेल ने प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना की थी कहाँ पर? तो ब्लैकबर्न में। और एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या है? तो कोई भी प्रभावी कक्षा जो होती है उसके वातावरण का मूल तत्व ये है शिक्षक और छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। तो दोस्तों, बालकों में या छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास तभी किया जा सकता है जब अध्यापक यानी उनको सिखाने वाला खुद उन नियमों का, उन नैतिक मूल्यों का आचरण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सफल अध्यापक कौन है? तो उत्तर है एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। अगला प्रश्न है, माइक्रो अध्यापन या माइक्रो टीचिंग अधिक प्रभावशाली होती है कब? तो अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान दोस्तों माइक्रो टीचिंग अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है, अधिक अंतरक्रियात्मक विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है क्या? तो ये है समूह चर्चा। दोस्तों, समूह चर्चा अधिक अंतःक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख होता है। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल और ज्ञान उपज है किसकी? तो याद रखिएगा सीखने की प्रक्रिया की उपज है अभिवृत्ति, कौशल और ज्ञान। इसके अलावा दोस्तों, मूल्य शिक्षण का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास ये मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकित शिक्षा छात्र को बनाती है क्या? तो मूल्य आधारित शिक्षा या मूल्यांकन शिक्षा, मूल्य शिक्षण ये छात्र को अच्छा नागरिक बनाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और इसमें आपने शिक्षण और शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत शिक्षण अध्याय में शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं और उनको जो है दोस्तों शिक्षण के प्रमुख शिक्षण चर और शिक्षण चरों के प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ा। शिक्षण अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।